हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत चीन के बीच संबंध। तो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और चीन की क्या संबंध बने, किस तरीके से संबंध बना और इनके दोनों देशों के बीच किस प्रकार से आयात निर्यात और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्थाएं की और इनका संबंध किस प्रकार स्थापित हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 2004 के बीच में हम भारत और चीन के बीच की इस संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का चीन के साथ किस प्रकार से संबंध बना और किस प्रकार से इनकी व्यवस्थाएं हुई। तो आइए देखते हैं भारत व चीन के बीच संबंध। भारत और चीन के बीच 18वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब 18वीं सदी का अंतिम और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पूरे ऐसे समय में संबंध स्थापित हुआ जब दोनों देश पश्चिमी साम्राज्य की मार झेल रहे थे। पश्चिमी साम्राज्य पूर्ण तरीके से खत्म, अधिक भारी होता और उसकी शक्ति बहुत तेजी थी। 1923 के दशक में चीन और जापान के बीच युद्ध के दौरान भारत में एक 5 सदस्यीय चिकित्सा मिशन चीन भेजा गया था। वहाँ पे एक प्रकार का, जिस प्रकार से अभी कोरोना का महामारी है, वहाँ पे भी चीन में भी एक प्रकार का यह युद्ध के दौरान जो बीते हुए कल थे उसमें चीन के लोग बहुत ही घायल हुए थे। उस घायल को सही करने के लिए उनको दवा की ज़रूरत थी, दवा की व्यवस्था की गई और भारत सरकार द्वारा उन्हें चिकित्सालय की व्यवस्था किया गया। तो जापान के बीच जो युद्ध हुआ था, भारत ने 5 सदस्यीय चिकित्सा मिशन डॉक्टर चीन में भेजा गया था। इस मिशन के सदस्य डॉक्टर कोटिनस कौन थे? डॉक्टर कोटिनस द्वारा चीन रोगियों को प्रदान की गई शिकायत से यह सहायता का इतना प्रभाव पड़ा कि चीन के लोग आज भी उसे याद करते हैं। तो भारत ने चीन की इस प्रकार से सहायता की थी कि वहाँ पे जितने भी लोग प्रभावित हुए थे उस युद्ध से, उन सभी का इलाज कराया गया। कोटनिस डॉक्टर के द्वारा किया गया था। वह आज भी चीन के लोग इस बात को याद रखते हैं कि यदि कोटनिस नहीं होते तो यहाँ की कितनी जनता घायल हुई होती और उनका इलाज संभव नहीं हो पाता। 1 अप्रैल 1950 को राजनयिक संबंध भी स्थापित हुई। भारत और चीन के बीच 1 अप्रैल 1950 को राजनीतिक संबंध भी स्थापित हुआ कि हम आपसे आयात निर्यात की व्यवस्था करेंगे। 1954 में 2 पड़ोसी देशों के बीच पंचशील के 5 सिद्धांत अस्तित्व में आए। इसी वर्ष जून महीने में चीनी प्रधानमंत्री चायू एन लाई चीन के प्रधानमंत्री जून के महीने में भारत की यात्रा पर आए थे 1950 में ही, तथा अक्टूबर में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें चीन की यात्रा की। यह समय हिंदी चीनी भाई भाई के लिए जाना जाता था। उस समय यह नारा हो गया था कि हिंदी और चीनी भाई भाई लोग हैं और यह एक दूसरे के संग संबंध स्थापित कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी के तत्कालीन बाद 1950 में चीन द्वारा उचित बात को हड़पने तथा चीन द्वारा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के उपाय ने दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा कर दी। अब देखिए, चीन और भारत का एक ही क्षेत्र रेखा है, सीमा रेखा। उस सीमा रेखा पर चीन अपना बस्ती बनाना चाहता था और उस समय यह विरोध करने लगा भारत का ही। तो भारत द्वारा यह युद्ध माना गया और इस पर खटास दोनों में पैदा हो गई। तो भारत चीन दोनों देशों अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में और लद्दाख के आक्साइन चीन चित्र पर प्रतिस्पर्धाओं के चलते एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए। अब लद्दाख इलाका जो था पाकिस्तान की रेखा में, उसे भी चीन हड़पना चाहता था। इसमें भी दोनों देश से एक दूसरे में खटास पैदा होने लगी, एक दूसरे में विरोधें पैदा होने लगी। इसी के साथ चीन द्वारा जब 1962 में चीन हमारे देश भारत पर 1962 में आक्रमण किया था, इस युद्ध में भारत को पराजय का भी सामना करना पड़ा। पराजय का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई थी और गुटनिरपेक्षता की नीति में यह कहा गया था कि हम किसी संगठन से जुड़ेंगे नहीं और किसी संगठन का सहायक नहीं करेंगे और हम किसी भी युद्ध में जल्दी भाग नहीं लेंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देश परास्त हो गए थे। इसके वजह से
जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया तो भारत ने अपना मुंह मोड़ लिया और चीन इस पर 5 किलोमीटर क्षेत्र हमारे भारत का कब्जा कर लिया और अपनी बस्ती बना दिया। जब 1976 ये लड़ाई 1975 तक पूर्ण तरीके से चला और इसमें जब 1972 में पाकिस्तान भी भारत पर आक्रमण किया था तो चीन उसका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसमें पाकिस्तान को पराजय की सामना करनी पड़ी थी, भले चीन सहायता किया था। जब 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त प्राय होने लगा, फिर धीरे धीरे 1976 आया। 1976 में धीरे धीरे यह कूटनीति समाप्त हो गई थी और एक दूसरे में फिर भाईचारे की संबंधता बनना शुरू हो गया था। 1976 के उत्तरार्ध में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध की स्थापित हुई, फिर से राजनीतिक संबंध स्थापित होने लगा। 1976 में, पहले 1947 से फिर 50 में हो रहा था, फिर इसके बीच में आक्रमण कर दिया, फिर उसके बाद खत्म हो गया, फिर 1976 से उत्तरार्ध में फिर से राजनीतिक संबंध बनना स्टार्ट हो गया। फिर उन संबंधों की स्थापना के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट कम होना प्रारंभ हुई। अब धीरे धीरे कड़वाहट एक दूसरे देशों में कम होने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि के.आर. नारायण को राजदूत बनाकर, उस समय यहाँ के विदेश मंत्री थे, वो के.आर. नारायण को राजदूत बनाकर फरवरी 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की। फिर उसके बाद जब ये गए, आर.के. नारायण राजदूत बनकर गए थे वहाँ, उन्होंने राजनीतिक समझौते के मुद्दे पर बातचीत किया। फिर उसके बाद जब 76 में गए थे, अब ये फिर उसके बाद विदेश मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। 1979 में भी राजनीतिक संबंध के मार्ग का प्रशस्त करने के लिए गए कि हमारे राजनीतिक मार्ग ऐसे होंगे और हम एक दूसरे के साथ आयात निर्यात संबंधित स्थापित कर सकते हैं। 1981 में चीनी विदेश मंत्री वागहा भारत आए। 1981 में चीन के विदेश मंत्री वागहा थे, जो दोनों वे हमारे भारत आए। दोनों देशों के बीच जिन मुद्दों पर ज़्यादा विवाद था उनको समझाने के लिए आधिकारिक स्तर पर बातें हुई और इन दोनों में फैसला किया गया कि 1981 से 1987 के बीच यह वार्ताएं चली कि हम अपनी सैन्य शक्ति को सुचारू रूप से चलाएंगे और हम एक दूसरे से कभी भी विवाद में लड़ेंगे नहीं। लेकिन 1 दिसंबर, अब ये धीरे धीरे बैठक स्टार्ट हो गया, एक दूसरे में संबंध स्थापित होने लगा। पहला बैठक दिसंबर 1981 में हुआ, बीजिंग चीन की राजधानी पे हुआ था। दोनों देश सीमा संबंधित मुद्दों को सुलझाने, फिर से इसमें बात होने लगा कि सीमा रेखा को ही सुलझाने की कोशिश किया गया। इसमें सांस्कृतिक संबंध एवं व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए भी सहमत हुए थे। फिर उसके बाद 1982 में हमारे देश में आए, नई दिल्ली में, वहाँ के प्रधानमंत्री। जब इस दौरान जब वे सीमा संबंधी विवादों का समाधान पर गंभीर वार्ता हुई, इसमें बहुत तेज़ी से गंभीर वार्ता हुआ कि हम सीमा रेखा को सुचारू रूप से चलाएंगे और हमारी मुद्दा जो होगी वो विवाद कभी नहीं फैलेगा। दोनों देशों के बीच जिन मुद्दों पर ज़्यादा विवाद था उन मुद्दों को पूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। लेकिन फिर तीसरी बैठक 10 जनवरी 1983 में बीजिंग में फिर हुआ। इसमें पुणे सीमा संबंधित मुद्दों को उठाया गया। पुणे की जो सीमा रेखा है, उस पुणे की सीमा रेखा के मुद्दे को उठाया गया कि उन पर ही विस्तृत विचार विमर्श किया गया। फिर उसके बाद 4 अक्टूबर 1983 में फिर नई दिल्ली में इसमें सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गंभीर वार्ता हुई। फिर उसके बाद इसी तरीके से खाली हमारी सीमा रेखा को ही सुलझाने के लिए सारे बैठक हो रहे थे। इसमें कुल टोटल 8 बैठक हुए थे। चौथा बैठक भी उसी तरीके से हुआ 5 सितंबर 1984 बीजिंग। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए 5वां बैठक में व्यापार, आर्थिक व्यापार, सामाजिक और राजनीतिक, इस तरीके के हमारे एक दूसरे से व्यापारिक संबंधों को बनाने के लिए किया गया। दोनों देशों को परस्पर मोस्ट फेवर्ड नेशन या एक प्रकार का संधि बना गया है। इस संधि में दोनों लोग देश हस्ताक्षर किए थे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने के प्रावधान पर वार्ता हुई थी। साथ में यह भी तय किया गया कि सीमा विवाद पर क्षेत्रवार वार्ता होगी। फिर से इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बातें की जाएगी कि आपका कितना क्षेत्रफल है और मेरा कितना क्षेत्रवार है। नवंबर 1985 में नई दिल्ली 1985 में नई दिल्ली बैठक हुआ था और उस बैठक में इस समय पूर्वी सीमा के क्षेत्र विवाद विषय में रूप में रेखा बनाई गई थी और इसमें जब बैठक हुई, सीमा रेखा की बात हुई, फिर 1986 में अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया चीन। फिर 1986 में हमारे भारत देश में अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। इस कारण साथियों को 7वें और 8वें दौर की वार्ता खटाई में पड़ गई
और कोई सकारात्मक परिणाम फिर से नहीं निकला। ये बैठक पूर्ण तरीके से खराब हो गया और इस बैठक से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद फिर से चीन ने, इसके बाद 1988 में तत्काल भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उस समय 1988 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन की ऐतिहासिक यात्रा की और ये डेंग जियाओपिंग के साथ विचार विमर्श किए। उस समय चीन के प्रधानमंत्री डेंग जियाओपिंग के साथ विचार विमर्श हुआ। सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया। दोनों पक्षों के बीच वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, आंतरिक खनन, लेखा परीक्षण, प्रतिरक्षा, कामकी और संस्कृति जैसे मामले, ये सारे मामले विज्ञानों के बारे में, विद्वानों के बारे में और हमारी प्रौद्योगिकी के बारे में और खनन, लेखा परीक्षक के बारे में ये सारी बातें हुई। 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की चीन यात्रा के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने के संबंध में एक समझौता हुआ। इस समझौते में दोनों देशों ने सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। फिर उसके बाद जब 1993 में नरसिम्हा राव और वहाँ के प्रधानमंत्री के बीच बैठक हुई, जब इन दोनों देशों के बीच जब बैठक हुआ तो इसमें पूर्ण तरीके से कहा गया कि हम अपनी यथास्थिति को पूर्ण रूप से, मतलब अपनी रूपरेखा को, अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे और हम यह वचन देते हैं कि हम अब इस प्रकार का किसी प्रकार का विरोध या आक्रमण एक दूसरे देश के साथ नहीं करेंगे। 1998 में जब भारत में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण किया। अब देखिए, भारत 1998 में पोखरण नाभिकीय परीक्षण इतना आसान नहीं होता है। नाभिकीय परीक्षण बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करने के बाद बनाई जाती है। तो नाभिकीय परीक्षण जब किया तो भारत चीन द्विपक्षीयता में संबंधों में एक बार पुनः दरार आ गई। फिर इसमें दरारें बढ़ गया। दरारें क्यों बढ़ गई? क्योंकि वह यह चाह रहा था कि हमें भारत क्यों नहीं बताया कि हम पोखरण परीक्षण कर रहे हैं। पोखरण परीक्षण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की लिखे अपने पत्र में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परीक्षण पर सफाई दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को उन्होंने सफाई भी दिया कि हम भारत में परिषद चीन को ध्यान में रखकर यह परीक्षण किया गया है, किंतु भारत चीन संबंधों में अपने गर्माहट फिर भी आ गई। फिर भी चीन इसका विरोध करने लगा। जब तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने वर्ष 1999 में चीन की यात्रा की, तब जाके यह सफल हुआ कि नहीं, यह किया गया कार्य पूर्ण रूप से फायदेमंद है और हमारे देश के लिए उपयोगी है। हम इसका उपयोग गलत प्रभाव के लिए कभी नहीं करेंगे। दोनों देशों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। जब चीन प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने अप्रैल 2003 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की तो दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग और द्विपक्षीय ढांचों पर एक संयुक्त घोषणा की गई। एक अलग प्रकार का यह बैठक बनाया गया। यह बैठक में यह यात्रा बताया गया कि इसमें व्यापक सहयोग, मतलब बहुत बड़ा एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना होगी। दोनों देशों द्वारा साझे घोषणा पत्र में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का एक मसौदा तैयार किया गया और इस मसौदे तैयार में इसी प्रकार के भविष्य में राजनीतिक आयाम स्वीकार होंगे और इसके लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों का रूपांकन किया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि अब किसी भी प्रकार के आपके आयाम होंगे, मतलब आपकी कोई भी आवश्यकता होगी या हमारी कोई भी आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए चाहे कोई भी सामान्य सिद्धांत या रूपांकन जो भी नियम बनाए जाएंगे उस नियम के पालन करते हुए यह कार्य किया जाएगा। फिर उसके बाद चीन में भारत के आर्थिक संबंध किस प्रकार से थे? चीन और भारत के बीच आर्थिक संबंध 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार में 30% की दर से बढ़ रहा है। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख की द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। यह पहला व्यापार था हमारे भारत का किसी देश के चीन के साथ, जो कि उसमें कहा गया था कि 30% की वृद्धि के साथ हमारा व्यापार स्टार्ट होगा और हर वर्ष इस प्रकार की वृद्धि होगी। 1992 में 33 करोड़ 80 लाख का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। चीन को किया गया जाने वाला भारतीय निर्यात 7677.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा चीन से किया जाने वाला भारतीय आयात 5926.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। ये दोनों देश भारत के द्वारा इतना और अमेरिका के द्वारा
चीन के द्वारा इतना मिलियन डॉलर की आयात या निर्यात किया गया था। चीन आंकड़ों के अनुसार भारतीय कंपनियों में 101 चीन परियोजनाओं में 79.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर निवेश किया गया। अब देखिए, चीन आंकड़ों के अनुसार भारतीय कंपनियों ने अपनी योजना के तहत 79.1 मिलियन डॉलर का चीन देश में निवेश किया। भारत की कंपनियों ने चीन में कई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसमें प्रमुख लौह इस्पात है, कपड़ा है, रसायन उद्योग है, ऑटोमोबाइल उपकरण है, सूचना केंद्र है, प्रौद्योगिकी है, फार्मास्यूटिकल्स है, बैंकिंग है और अन्य कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि चीन में स्थापित किया गया। वो भी किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा। कई भारत कंपनियां जैसे रैनबैक्सी, एप्टेक्स, अरबिंदो फार्मास्यूटिकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज मैन कंपनियों के साथ साझा उपक्रम स्थापित किए हैं। टाटा स्पोर्ट, LRT, टोरंटो ग्रुप, रेमंडली, रिलायंस इंडस्ट्री, सत्यम कंप्यूटर सर्विस, वीडियोकॉन इत्यादि कंपनियों ने वहां अपने प्रतिनिधित्व को कार्यालय खोले हुए हैं। यह कार्यालय कहाँ खोला गया है? चीन में खोला गया है। चीन में भारत के ही ये सारी कंपनियां हैं और भारत के नागरिकों के द्वारा ही यह बनाई गई व्यवस्था है और वहाँ पे यह कार्यालय खोला गया है। इसके साथ ही कई बैंक भी वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2004 में चीन में बैंक के विनियामक आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक को चीन में मासिक वाणिज्य शाखा को पूर्णकालीन वाणिज्य शाखा के रूप में कार्य करने की छूट भी प्रदान किया गया है कि वहाँ पे कितना भी बैंक का लेन देन किया जा सकता है और वहाँ पे किसी भी प्रकार के शाखा को किसी भी व्यवस्था प्रदान किया जाएगा स्टेट बैंक के द्वारा। वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया भी भारत के द्वारा सेंटर दिया गया है। 2003 में अपना प्रतिनिधित्व वहाँ कार्यालय भी खोला गया है। ICICI और पंजाब नेशनल बैंक नवी संघाई में अक्टूबर 2003 में भी यह बैंक वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ये था व्यापार और अर्थव्यवस्था। व्यापार और अर्थव्यवस्था जल संसाधन, लेखा परीक्षण, संस्कृत, खनन, कार्मिक सुधार प्रदान किए जाने के क्षेत्र में दोनों देशों ने अपने क्रियात्मक सहयोग बढ़ाए हुए थे। ये था हमारा भारत और चीन के साथ आर्थिक संबंध। आइए हम देखते हैं भारत के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्या संबंध था। शिक्षा के क्षेत्र में भारत से और चीन के बीच क्या संबंध स्थापित थे। वर्ष 2003 में दोनों देशों के बीच शिक्षा आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर होने से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की रूपरेखा सुनिश्चित किया गया था। प्रगति की एक नई रूपरेखा तैयार किया गया था और उस रूपरेखा में यह भी कहा गया था कि परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और अध्ययन के लिए छात्रों को 25 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। 25 प्रकार की नई छात्रवृत्तियां बताई गई हैं। उस छात्रवृत्ति के आधार पर कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्वानों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। यदि हमारे देश में विद्वान नहीं है या फिर उनके देश में विद्वान है तो एक विद्वान यहाँ से और विद्वानों को दिया जा सकता है या फिर वहाँ से विद्वानों को बुलाया जा सकता है। अकादमिक उपाधियों को मान्यता प्रदान देना, जो उपाधियाँ बनाई गई हैं दूसरे देश के लिए वह उपाधियाँ उनके लिए जो बनाई जाएगी उनके लोगों को दिया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग, शिक्षकों को यह भी प्रशिक्षित किया जाएगा कि वहाँ जाकर या शिक्षा दे सकते हैं या फिर वहाँ से जो भी अध्यापक हैं, यदि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जैसे चीनी भाषा सीखना है तो चीन के अध्यापक यहाँ भारत आकर चीनी भाषा का प्रचार कर सकते हैं और उनको शिक्षित कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए इस देश से दूसरे उस देश चीन भी जा सकते हैं लोग और चीन से भी भारत आ सकते हैं। हिंदी और चीनी भाषाओं का आदान प्रदान भी शामिल है। यह था भारत और चीन के बीच शिक्षा का संबंध। इसमें शुरुआत में इस पहल के सभी लोग वेन जियाबो ने भारत यात्रा के दौरान नागरिक उड्डयन में एक मसौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि दोनों देशों के बीच उड्डयन नियमों का ये सारे पालन किया जाएगा और मालवाहक के लिए खुले आकाश की नीति का अनुसरण किया जाएगा। वह चालक दल सहित अन्य के लिए वीज़ा व नियमों का भी उदार बनाया जाएगा। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा का जो उपकरण बनाया गया है, जो वीज़ा की बनाया गया है, उसका पालन किया जाएगा। ये था हमारा पुराना भारत और चीन के बीच संबंध। आज के आधुनिक संबंध के बारे में अगले वीडियो में आपको मिलेगा।
भारत और चीन के बीच किस प्रकार का संबंध है और यह संबंध अभी किस प्रकार से चल रहा है, और इसके बारे में पूर्ण जानकारी अगले वीडियो में आपको प्राप्त किया जाएगा। कोविड-19 के चलते किस प्रकार से चीन और भारत के बीच विवाद बढ़ा है, इन विवादों के बारे में और अन्य प्रकार के सैन्य शक्ति, उच्च शिक्षा प्रशिक्षण और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक प्रभाव को भी देखते हुए सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। धन्यवाद।